गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने इस यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में देखेंगे सेट नंबर 18। इसमें जियोग्राफी से टॉप 10 क्वेश्चन हैं जिनके आने की यूपीएससी में आने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा है। चलिए हम देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ के लिए आप इस यूपीएससी कोर्सेरा को टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है लिथोस्फीयर प्लेट बहुत मंद गति से संचलन मतलब प्रतिवर्ष में कुछ मिलीमीटर ही करता है, इसके क्या कारण है। ए कह रहा है पृथ्वी का घूर्णन, बी कह रहा है पृथ्वी के अंदर मैग्मा का संचलन, सी कह रहा है महासागरीय धाराएं, डी कह रहा है पृथ्वी की क्रस्ट में वलनों का निर्माण। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, मतलब मुख्य कारण है जिसके कारण ये गति होती है मंद गति से। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना सही आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा का संचलन, तो बिल्कुल सही है उनका, क्योंकि जहाँ पे मान लीजिए मेंटल में है मैग्मा यहाँ पे, तो जब ये पृथ्वी घूमती है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं लिथोस्फीयर कई प्लेटों में विभाजित है जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा चक्राकार, मतलब यहाँ पे आप देखिए रोटेशन के रूप में घूम रहा है ना, तो चक्राकार संचलन करता है। ये प्लेटें पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा की गति के कारण संचलन करती है। जैसे कि यहाँ पे ये मैग्मा है, मतलब ये यूँ समझिए कि आप लोगों ने ट्रेंच सुना होगा, जब वहाँ पे अवसाद जमते जाते हैं धीरे धीरे नीचे धंसता है, और जैसे धंसता है तो पिघलता है। पिघलने की प्रक्रिया के दौरान जब यहाँ से मैग्मा ऊपर उठता है, तो आप लोगों ने मोड़दार पर्वत का नाम सुना होगा, जैसे कि हिमालय, तो ऊपर उठता है। वो ऊपर उठने के दौरान थोड़े से प्लेटें खिसकती हैं, तो आपने भूकंप का महसूस किया होगा दिल्ली जैसे रीजन में, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश रीजनों में, तो इसी के कारण होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये भी पढ़े होंगे कि अभी हिमालय की थोड़ी सी हाइट बढ़ी है, तो ये भी रीजन इसी के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसके द्वारा पृथ्वी का स्थलखंड कहीं ऊपर उठ जाता है तो कहीं थोड़ा सा नीचे धंस जाता है। जो नीचे धंस जाता है उसको ट्रेंच बोलते हैं, मतलब गर्त बोलते हैं। जो ऊपर उठ जाता है उसको रिज बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन कह रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने आसपास के वातावरण को बनाए रखता है। दूसरा कथन कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व मंगल की तुलना में केवल 1/100वां भाग ही है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें से लगाया है केवल एक, उनका बिल्कुल सही है। ये जो कथन लिखा हुआ है यहाँ पे पहला, दूसरा कथन पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व मंगल के ग्रह की तुलना में केवल 1/100वां भाग ही है, तो ये गलत है। मंगल का ग्रह जो है घनत्व, मंगल के वायुमंडल का घनत्व है वो पृथ्वी की तुलना में 101/100वां भाग है। उल्टा यहाँ पे किया हुआ था, इसलिए केवल एक सही होगा। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा है वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली परत होती है, ये वायुमंडल का डेफिनेशन छोटा सा है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने आसपास के वातावरण को बनाए रखने में रखता है। इसको एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे उल्का पिंड, अगर यहाँ पे पृथ्वी है, इधर से कोई गुजर रहा है तो उसको क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है और वो घर्षण के कारण जल जाता है। तो आप उससे भी समझ सकते हैं। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। सूरज की हानिकारक किरणें तेज धूप से बचाती हैं। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी के आधे से भी कम है। और यहाँ पे देखिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान है मंगल की तुलना में 10वां भाग है। मतलब जो पृथ्वी का द्रव्यमान की तुलना में मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी के 10वां भाग के बराबर है। मतलब एक बार समझ ले, पृथ्वी का 10 यूनिट है तो मंगल का 1 यूनिट होगा उसका द्रव्यमान। पृथ्वी जो उसके मतलब मंगल का जो द्रव्यमान है वो मास, उसका वेट। अगर देखें कम द्रव्यमान का अर्थ है कि कम गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। आप लोगों ने ब्लैक होल का नाम सुना होगा। ब्लैक होल में इन्फिनिटी होता है, उनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण उनमें गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा होता है और वहाँ पे प्रकाश भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही। तो वही यहाँ पे चीज़ बता रहा है कि इनमें मंगल का जो घनत्व है वो कम है, कम होने के कारण उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी कम है, जिसके कारण मंगल के वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी की तुलना में केवल 1/100वां भाग ही है। मतलब इसका उतना ज़्यादा डेंस नहीं है मंगल का वायुमंडल। इसके साथ ही देखें तो मंगल के वायुमंडल में ज़्यादातर CO2 है, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अगर देखें पृथ्वी के वायुमंडल में तो अनेक गैसें पाई जाती हैं, इनमें है धूल, कण, जल वाष्प इत्यादि सभी मौजूद हैं। इनमें परिवर्तन को ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन है महासागरीय अम्लीकरण का लाभकारी प्रभाव क्या होता है। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन, इसके क्या लाभ होते हैं आपको ये बताना है। पहला कह रहा है प्रकाश संश्लेषित शैवाल, इनको लाभ होगा। दूसरा कथन कह रहा है समुद्री यात्री को लाभ होगा। तीसरा कथन कह रहा है गहरे समुद्री कोरल को लाभ होगा। तो बताइए इनमें से किसको लाभ होगा एसिडिफिकेशन से।
उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। आप यहाँ पे समुद्री यात्री शब्द को काट दीजिए, दो जहाँ भी है उसको कट कर दीजिए। अब बताइए कौन सा सही है, क्योंकि यहाँ समुद्री यात्री शब्द अलग से जुड़ गया है। अब बताइए इनमें से किसको लाभ होगा। पहला कह रहा है प्रकाश संश्लेषित शैवाल को, दूसरा कह रहा है गहरे समुद्री कोरल को। उम्मीद है सभी लोगों ने अब आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने केवल एक लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें कोरल और ये है एसिड। एसिड क्या होता है, जो चूना होता है उसको नुकसान पहुँचाता है, तो कोरल यहाँ पे नष्ट हो जाएंगे। ये उनके जीवन के लिए हानिकारक होता है एसिडिफिकेशन, अगर ज़्यादा होता है तो ये मर जाते हैं। तो केवल एक है यहाँ पे, क्योंकि ये जो शैवाल होते हैं इनको आवश्यक है CO2 का, CO2 की आवश्यकता होती है। जितने भी जीवों को CO2 की आवश्यकता होती है वो लोग अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे ऐसे में एसिडिफिकेशन की वजह से। तो केवल एक सही है। यहाँ पे समुद्री यात्री शब्द अलग से जुड़ गया था, ये समझ में नहीं आ रहा था कैसे हो गया। फिलहाल इसको कट कर लीजिएगा, दो को, एक और तीन ही बस रखना, एक और दो ही रहने दीजिएगा। दो को कट कर लेंगे तो दो हो जाएगा, तीन वाला जो है वो दो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। मान लीजिए कि समुद्री में pH मान निरंतर कम होगा तो क्या कहते हैं, उसको एसिडिफिकेशन कहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे अगर एसिडिफिकेशन कैसे हो रहा है, तो CO जो हमारे ओशियन है वो आप लोगों ने सुना होगा कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। कार्बन सिंक अर्थात वो कार्बन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसके कारण उनका जो एसिड वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इससे क्या होता है, कुछ प्रजाति ऐसे होंगे जिनको लाभ होगा, प्रभावित तो बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन कुछ को लाभ होगा। जैसे कि जो समुद्री शैवाल होते हैं वो क्या करेंगे, संश्लेषण कर लेंगे, उनको इसी के द्वारा अपना भोजन बना पाएंगे। समुद्री जल में उच्च सांद्रता CO2 की स्थिति से वो उनको लाभ होगा जीवित रहने के लिए CO2, क्योंकि उनको आवश्यक है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अध्ययन से ये भी पता चला है कि अम्लीय वातावरण से बहुत सारे जो जीव प्रजातियाँ हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। जैसे कि सल्फाइड प्रजातियाँ, जो सल्फाइड मतलब कैल्सिफाइड होती हैं, चूने पत्थर से जो बनी रहती हैं, वो लोग विलुप्त हो जाएंगी। बहुत तेज़ी से उनकी संख्या कम होगी। जैसे कि आप लोगों ने सीप का नाम सुना होगा, क्लेम का, समुद्री अचिन मतलब अन्य, जैसे कि सीप तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, उनके कोरल, गहरे समुद्री कोरल और कैल्फेनिक प्लैंटन, ये सारे विलुप्त हो जाएंगे। अन्य जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन देख लें, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उन पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनके भी स्किन नष्ट हो जाएंगे, तो वो भी विलुप्त हो जाएंगे। इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव होंगे लेकिन कुछ सकारात्मक भी होंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो उसके लिए सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के पूर्वी तट के संदर्भ में पूर्वी तट के देशों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे अफ्रीका के जो पूर्वी तट पर स्थित देश हैं उनको दक्षिण से उत्तर में व्यवस्थित करना है। पहला का मोजाम्बिक, दूसरा का तंजानिया, तीसरा केन्या है, चौथा सोमालिया है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। आप लोगों को पता होगा मोजाम्बिक सबसे नीचे है, ऊपर सबसे सोमालिया है। अब इसके आधार पे अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कौन होगा, मोजाम्बिक, एक होना चाहिए। अगर हम केवल मोजाम्बिक हमें पता है तो भी हम इसको कर सकते थे। बी इसका सही आंसर, सोमालिया भी नहीं पता तो भी। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते थे। इसका जिन लोगों ने बी लगाया उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक आप लोग देख रहे होंगे, एक मिनट, मोजाम्बिक यहाँ पे देखिए, पहले सोमालिया, सोमालिया केन्या हो गया, तंजानिया हो गया, मलावी हो गया, यहाँ पे मोजाम्बिक यहाँ पे है। तो मोजाम्बिक सबसे नीचे था और सोमालिया सबसे ऊपर था, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाता कि बी इसका सही आंसर होता। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, गोल, वेल राउंडेड एंड वेल सॉर्टेड वाली, मतलब अच्छे से गोल हो और सुगठित कण हो। जैसे कि मान लीजिए ऐसे गोल है, कह रहा है वेल राउंडेड एंड वेल सॉर्टेड, तलछट, यह संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है, उस किस चीज़ को व्यक्त करता है। ए कह रहा है कि यह किसी निकट के जल स्रोतों से आई हुई है। बी कह रहा है उस स्थान पर निक्षेपित होती है जहाँ यह पाई जाती है। तीसरा कथन कह रहा है दूर के स्रोतों से आए से अपवाहित हुई है। चौथा कह रहा है यह अपक्षय से प्रभावित नहीं हुई है। बताइए इनमें से किससे संबंधित है ये वेल राउंडेड एंड वेल सॉर्टेड, तलछट। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने सी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है सी यहाँ पे, यह दूर से के स्रोतों से अपवाहित हुई है। मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे हिमालय है, यहाँ से कोई तलछट बह करके दूर तक आएगी तो नीचे से घर्षण करते हुए वो गोलात्मक रूप धारण कर लेगी, एकदम गोल हो जाएगी। तो ये यही चीज़ बता रहा है कि गोल हो, सुगरती कड़ो, मतलब इसको आप प्रोनाउंसिएशन जो भी करना कर लीजिएगा, वेल सॉर्टेड इसको कहते हैं। ये सबसे बढ़िया डिफाइन सी कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप यहीं पे वो चीज़ें समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय मग्न तट
कॉन्टिनेंटल शेल्फ का निर्माण निम्नलिखित में से किन कारणों से होता है? ए कह रहा है समुद्र तलछट में वृद्धि, बी कह रहा है मतलब दूसरा कथन कह रहा है कि महाद्वीपों के एक हिस्से के जलमग्न होने से, तीसरा कथन कह रहा है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यहाँ पे देखिए महाद्वीपीय मैग्नेट्रोस होता है, इसका निर्माण समुद्री जल स्तर में वृद्धि, मान लीजिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंड है और यहाँ तक पूरे ओशियन है। अब जैसे जैसे इसका स्तर बढ़ेगा इसका क्या होगा, स्तर यहाँ तक मैग्नेट्रोस हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसका विस्तार हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखें तो महाद्वीप के एक हिस्से का जलमग्न होने से, मतलब एक महाद्वीप का एक हिस्सा डूब जाए तो भी क्या होगा, महाद्वीपीय मैग्नेट्रोस का निर्माण हो जाएगा। अगर तीसरा देखें तो नदियों द्वारा लाए गए तलछट अवसादों से निक्षेप से, मान लीजिए नदियों यहाँ पे अवसाद लाकर इकट्ठा कर रही हैं तो धीरे धीरे ये एक से पकड़ लेगा तो हो जाएगा, और इसका 1 डिग्री सेल्सियस से कम झुकाव होता है। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है जलमग्न किनारा होता है, क्या होता है, मैग्नेट्रोस जो होता है एक जलमग्न किनारा होता है, जो मंद ढाल वाला एक मैदान होता है। इसका ढाल जो होता है 1 डिग्री से भी कम होता है, मतलब बहुत कम होता है इसका ढाल। ये चीज़ इसकी पहचान थी। इसकी औसत जो चौड़ाई है 80 किमी होती है लगभग एवरेज रूप से। लेकिन सबसे बड़ा जो विश्व का सबसे बड़ा मैग्नेट्रोस कहाँ पे, तो आर्कटिक महासागर में स्थित है, साइबेरिया में। साइबेरिया मैग्नेट्रोस जो है वो सबसे चौड़ा है, उसकी चौड़ाई है 1500 किलोमीटर लगभग है। इसके ढाल मंद के कारण क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, मतलब इसके ढाल मंद हो सकते हैं कारण महाद्वीपीय मैग्नेट्रोस में समुद्र की परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जल स्तर कम होने से क्या होगा, इसके जो ढाल हैं वो कम हो जाएंगे, मतलब इसकी जो चौड़ाई है ये कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर उठ जाएगा तो वो महाद्वीप का भाग हो जाएगा, न कि मैग्नेट्रोस रहेगा। अब इसके मैग्नेट्रोस का निर्माण कैसे होता है यहाँ पे देख सकते हैं, समुद्र स्तर में वृद्धि, महाद्वीपों के एक हिस्से के जलमग्न हो जाने से, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से। हम लोगों ने देखा था कि ये दूसरा कथन यहाँ पे समझिए, महाद्वीप के एक हिस्से के जलमग्न होने से, तो हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में देखा था, तो वहाँ पे क्या समझे थे आप, वहाँ पे हमने यही समझा था कि जैसे जैसे अवसाद जमते जाते हैं तो नीचे धंसता जाता है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि एक हिस्सा अगर वहाँ पे अवसाद ज़्यादा जमने से नीचे धंस जाता है तो जलमग्न हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है यह मृदा उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में फैली हुई है, जिस मृदा की बात की जा रही है। दूसरा कथन कह रहा है यह एक निक्षेपित मृदा है जिसका परिवहन एवं निक्षेपण नदियों एवं धाराओं द्वारा किया जाता है। तीसरा कह रहा है प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में यह पूर्वी तट के डेल्टा में पाए जाते हैं। पूर्वी तट मतलब वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के रीजन वाले, वेस्ट बंगाल वाले रीजन को लेकर सुंदरबन डेल्टा के आसपास के क्षेत्र की बात कर रहा है। तीसरा कथन बताइए इनमें से किस किस बारे में ब्यौरा दे रहा है। ए कह रहा है काली मिट्टी, बी कह रहा है लेटराइट मिट्टी, सी कह रहा है पीट मृदा और डी कह रहा है जलोढ़ मृदा। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया है बिल्कुल उनका सही है। आप यहाँ पे ब्यौरा देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जलोढ़ मृदा किन रीजनों में पाई जाती है, तो यहाँ पे देखिए पंजाब हरियाणा के कुछ रीजन, राजस्थान के रीजन, यहाँ तक गुजरात के रीजन में भी पाया जाता है, उत्तर प्रदेश पूरा बिहार झारखंड के सारे रीजनों में पाया जाता है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे उड़ीसा के भी कुछ रीजन है, आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु के रीजनों में भी ये पाए जाते हैं जलोढ़ मृदा। आप यहाँ पे बताइए क्यों पाई जाती है इस साइड में, वेस्ट साइड में क्यों नहीं पाई जाती है, क्या कारण है कि वेस्ट साइड में लेटराइट मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की दिशा में बहती हैं, न कि पश्चिम की दिशा में, इसीलिए पश्चिम दिशा में लेटराइट मृदा पाई जाती है, न कि जलोढ़ मृदा। अब पर्वतीय वन और देखिए तो यहाँ पे केवल जम्मू कश्मीर रीजन में पाया जाएगा, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश के रीजन में पाया जाएगा पर्वतीय वन। और लाल मृदा पीली मृदा कहाँ पे पाई जाएगी, तो इन क्षेत्रों में देखिए लाल मृदा और पीली मृदा पाई जाती है झारखंड के रीजन में, उड़ीसा के रीजन में, छत्तीसगढ़ के रीजन में, मध्य प्रदेश का कुछ रीजन होगा, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, ये सारे रीजन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अन्य चीज़ें देखें तो ये जो जलोढ़ मृदा है ये भारत के कुल क्षेत्रों पर लगभग 40% पाई जाती है। इन निक्षेपात्रों की मृदा होती है और उपजाऊ होती है, जहाँ पे कृषि बहुत व्यापक रूप से की जाए। ये जहाँ पे पाई जाती है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी आप सामान्यतः देखेंगे ज़्यादा मिलेगा। इन क्षेत्रों को कुछ अपवाद छोड़ दीजिए तो धाराओं द्वारा किया गया। राजस्थान में भी संकीर्ण क्षेत्र में कुछ पाया जाता है, इसीलिए हमने बोला राजस्थान को क्षेत्र को एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए, वहाँ को छोड़ करके बाकी सारे क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत हाई पाई जाती है, हाई डेंस रहती है इन क्षेत्रों में जनसंख्या। क्यों, क्योंकि ये उपजाऊ है, लोग कृषि करते हैं, तो कृषि में श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता होती होगी। अब माल्थस न्यू माल्थेसियन सिद्धांत अब देखे होंगे, पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही चीज़ बताया जाता है कि धीरे धीरे जनसंख्या को बढ़ने का कारण होता है कि कृषि में श्रमिकों की आवश्यकता होती है और लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो उस सिद्धांत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लागू होता है, न्यू माल्थेसियन सिद्धांत। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सागौन और साल वनों की उच्च
संकेंद्रण किस स्थलाकृति क्षेत्रों में पाई जाती है? पहला कह रहा है पश्चिमी घाट में, दूसरा कह रहा है पूर्वी घाट में, तीसरा कह रहा है केंद्रीय उच्च भूमि में, चौथा कह रहा है अरावली रीजन में। बताइए सागौन और साल वनों की उच्च संकेंद्रता, संकेंद्रण मतलब यहाँ पे मतलब ज़्यादा डेंस है, कहाँ पाए जाते हैं ये? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया है केंद्रीय उच्च भूमि, उनका बिल्कुल सही है। केंद्रीय उच्च भूमि के क्षेत्रों में ये काफ़ी अच्छे से विकसित होते हैं क्योंकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वहाँ ये हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के ये हिस्से हैं। ये केंद्रीय उच्च भूमि में उपस्थित स्थलाकृति जलवायु परिस्थितिकी सागौन और साल के विकास के लिए उपयुक्त पाई जाती है। केंद्रीय उच्च भूमि में ये बहुत अच्छी सी मतलब इनकी परिस्थिति होती है जहाँ ये विकसित बहुत बढ़िया से हो पाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर सी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गरजता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50 अक्षांशों के बीच प्रवाहित होता है। दूसरा कथन कह रहा है अश्व अक्षांश 25 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों में निम्न वायुदाब निम्न तापमान क्षेत्र है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने केवल एक लगाया है उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो 25 दिया हुआ है ये 25 नहीं है, 30 से 35 उत्तर और दक्षिण अक्षांशों है, तो इससे से ये गलत हो जाता। दूसरा पहला बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है बहुत सारा विवरण जिसको आपको समझने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। देखिए गरजता चालीसा का संबंध ये है कि ये 40 से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच प्रवाहित होता है। अब बताइए गरजता चालीसा केवल साउथ में ही क्यों चलती है? ये सिंपल सी बात है, समझिए कि यह एक हवा है, ठीक ना, बहुत तेज़ी से चलती है। तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा साउथ में ही क्यों चलती है, नॉर्थ में क्यों नहीं चलती है? तो नॉर्थ में ज़्यादातर स्थल खंड है, साउथ में नहीं है, कोई अवरोध ना होने के कारण काफ़ी तेज़ चलती है, तो इसीलिए इसको गरजता चालीसा कहते हैं। और प्रचंड पचासा मतलब 50 डिग्री अक्षांश के पास जो चलता है उसको प्रचंड पचासा कहता है। चीखता साठा, ये जहाँ पे 60 डिग्री के आसपास जो चलती है उसको चीखता साठा कहते हैं। ये हवाएं हैं, काफ़ी तेज़ चलती हैं और आवाज़ करती हैं, तो इसके वजह से इनका नाम रखा हुआ है। अब देखें तो अश्व अक्षांश जो है, यहाँ पे देखिए अश्व अक्षांश समझने के लिए आपको समझना होगा 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। ये एक उपोष्ण क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी होती है। यह पेटी पछुआ तथा व्यापारी पवनों की पेटियों के बीच पाए जाते हैं। काफ़ी काफ़ी शांत क्षेत्र होते हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर की बात हुई है यहाँ पे। तो ये मान लीजिए इक्वेटर है, इक्वेटर से हवाएं ऊपर उठेंगी तो यहाँ लो प्रेशर जोन बनेगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए आप किसी हाथ से किसी चीज़ को दबाते हैं तो क्या होता है, समझ लीजिए पॉलिथीन में आप पानी भर करके उसको दबाएंगे तो क्या होगा, आसपास से फैल के बाहर निकल जाएगा ना। वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ समझिए। अगर उसको ऊपर मतलब कोई भी हाथ में दबाएंगे नहीं तो आराम से अपने बैलेंस में रहेगा। या फिर यूँ समझ लीजिए बर्तन में जब पानी खौलाते हैं तो हवा ऊपर उठती है ना, तो वैसे ही समझिए जब वो ऊपर उठते रिलीज होती है, हल्का होता है, तो वहाँ लो प्रेशर हो गया। और जब नीचे बैठता है तो वो हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर लो प्रेशर आपको समझ में आ गया। अब देखिए सबसे पहले जब पता चला कि जब इक्वेटर से हवाएं ऊपर उठती हैं तो वो जा करके 30 से 35 के पास डिग्री के पास नीचे उतरती हैं जहाँ पे हाई प्रेशर होता है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हेडले महोदय ने समझा तो उनको हेडले सेल कहते हैं, 2 सेल की पहचान हो गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, फेरल महोदय हैं, उन्होंने कहा कि नहीं एक और सेल है जो ये इस तरह की परिस्थिति बनाता है। तो 30-35 के पास नीचे उतर रही थी और दोनों तरफ फैल रही थी। अब देखिए यहाँ से 30 के पास नीचे उतरी थी, हमने देखा था, इसका क्या कारण था। अब यहाँ पे नीचे उतरी तो फिर फैल के दोनों तरफ जाएगी। एक तो इक्वेटर की तरफ आएगी नीचे से, मतलब ऊपर उठी हवा, ऊपर से नीचे उतरी, फिर यहाँ से दबाव पड़ा तो दूसरी तरफ जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी तो उसको हम कहेंगे फेरल सेल, यहाँ पे बनेगा फिर पोलर सेल। तो यूँ 3 सेल दोनों तरफ बनता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए रोयरिंग फॉरेस्ट 14 और फोरियस 15 और स्केरेमिंग 16, ये तीनों इसी तरह हवाएँ थी। चलिए अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, जिसके बारे में विवरण दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है ये वन अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं, मतलब इनमें अलग अलग स्तर के पाए जाते हैं। तीसरा कथन कर रहा है इन वनों में पाई जाने वाली प्रजातियों में शीशम, महोगनी, एनी और अवनूस शामिल हैं। बताइए किस वन की बात कर रहा है। ए कह रहा है पर्वती वन, बी कह रहा है बिलांचली दलदली वन, सी कह रहा है आर्द्र पर्णपाती वन, डी कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे विवरण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में दे रहा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, पश्चिमी ढलान पे,
पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पे पाए जाते हैं, पूर्वोत्तर के पहाड़ियों में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और इनकी विशेषता ये होती है कि यहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, अधिकांश वार्षिक तापमान अधिक होता है, उष्ण यहाँ पे माहौल होता है और अधिक आर्द्रता होती है, शुष्क माहौल नहीं होता यहाँ पे। अच्छी तरह से स्तरीकृत होते हैं, स्तरीकृत मतलब मान लीजिए सबसे नीचे होगा पतझड़ होगा, पतझड़ करने समझ लें कि झाड़ियाँ होंगी, धरातल पर सबसे झाड़ियाँ होंगी, उनकी लताएँ इधर उधर फैली होंगी। उसके बाद से थोड़े से बड़े पेड़ होंगे, पौधे होंगे, उसके ऊपर सबसे बड़े पौधे होंगे जिनकी लंबाई हो सकती है 60 मीटर हो या उससे अधिक हो। इन वृक्षों की पत्तियाँ मतलब यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं इनका अलग फूल खिलने का समय होगा, इनके पौधे फल लगने के अलग समय होंगे, मध्य वाले जो होंगे उनके अलग समय होंगे, ऊपर वाले के अलग समय होंगे। अब ऐसी कंडीशन में देखिए तो नीचे वाले अलग समय में पत्तियाँ गिराएंगे, ऊपर वाले अलग, मध्य वाले अलग। तो कभी भी ये जो वन होगा हमेशा मतलब हर सूखा नहीं दिखेगा, ये हमेशा हरा भरा दिखेगा क्योंकि एक साथ पत्तियाँ नहीं गिरा रही हैं। तो ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई पड़ती हैं। इनमें कुछ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं, महोगनी, एनी, अबनुस पाए जाते हैं। ये सारे वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। आज के सीरीज देखने के लिए चलिए अब यहाँ पे कुछ मैप में देखना हो तो देख सकते हैं आप, हमने मैप भी लगा रखा है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आप इस मैप को आराम से एनालिसिस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैप भी में भी देख सकते हैं कि कहाँ पे कितने वन पाए जाते हैं। अब बिहार ये गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में देखेंगे तो कम डेंस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। थोड़ा सा ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना के रीजन में भी कम डेंस पाए जाते हैं। राजस्थान वाले क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा शुष्क है। और यहाँ पे देखिए लद्दाख रीजन और जम्मू कश्मीर के थोड़े से रीजन में भी कम वन पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ये सीरीज़ देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अपना स्कोर जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितना स्कोर किया इस सीरीज़ में।